नमस्कार। संसद टीवी की चुनाव से जुड़ी खास पेशकश रणभूमि 2021 में आपका स्वागत है। मैं हूं टीना झा। पश्चिम बंगाल विधानसभा 2021 में अब तक 4 चरणों की वोटिंग हो चुकी है। राज्य में विधानसभा की 294 सीटें हैं, जिनमें से 4 चरणों में अब तक 135 सीटों पर वोटिंग हो चुकी है। बाकी बचे 4 चरणों में करीब 149 सीटों पर वोटिंग होनी बाकी है। दरअसल विधानसभा चुनाव के तहत पश्चिम बंगाल में कुल 8 चरणों में वोटिंग हो रही है। अब तक राज्य में 4 चरणों की वोटिंग खत्म हो चुकी है। वहीं अब 5वें चरण के लिए 17 अप्रैल को 45 सीटों पर वोट डाले जाएंगे। 5वें चरण में 6 जिलों में वोटिंग होगी। 45 सीटों पर 17 अप्रैल को वोटिंग होगी। 5वें चरण में सबसे ज्यादा सीट उत्तरी 24 परगना की 16 सीट, दार्जिलिंग की 5 सीट, नादिया की 8 सीट, पूर्वी बर्धमान की 8 सीट, जलपाईगुड़ी की 7 सीट और कालिम्पोंग की 1 सीट पर वोटिंग होगी। आमतौर पर चुनाव प्रचार 48 घंटे पहले खत्म होता है, लेकिन इस बार पश्चिम बंगाल के 5वें चरण में कूच बिहार की घटना को लेकर चुनाव आयोग ने प्रचार प्रसार के नियमों में बड़ा बदलाव किया है। चुनाव आयोग ने तय किया है कि 5वें चरण में प्रचार 72 घंटे पहले ही थम जाएगा। उस लिहाज से आज प्रचार अभियान थम चुका है। चुनाव आयोग ने ये नियम बंगाल चुनाव के 4थे चरण के मतदान के बाद जारी किया था। अब बात करते हैं 5वें चरण के कुल उम्मीदवारों की। इस चरण में कुल 319 उम्मीदवार अपनी किस्मत आजमा रहे हैं, जिनमें से 281 पुरुष और 38 महिला उम्मीदवार मैदान में हैं। बीजेपी ने सभी 45 सीटों पर अपने उम्मीदवार खड़े किए हैं, जबकि तृणमूल कांग्रेस 42 सीटों पर चुनाव लड़ रही है। तृणमूल कांग्रेस ने अपनी सहयोगी पार्टी गोरखा जनमुक्ति मोर्चा के लिए 3 सीटें छोड़ी हैं, जो इस फेज में जहां पर वोटिंग होनी है। और आपको बता दें कि बंगाल में इस बार 8 चरणों में चुनाव कराए जा रहे हैं। 4 चरणों के चुनाव संपन्न हो चुके हैं। बंगाल विधानसभा चुनाव की शुरुआत 27 मार्च को हुई थी। दूसरे चरण की वोटिंग 1 अप्रैल, तीसरे चरण की 6 अप्रैल और चौथे चरण की वोटिंग 10 अप्रैल को हुई थी। अब 5वें चरण की वोटिंग 17 अप्रैल को होनी है। इसके बाद 6ठे चरण का मतदान 22 अप्रैल को, 7वें चरण का मतदान 26 अप्रैल और 8वें और आखिरी चरण की वोटिंग 29 अप्रैल को होगी। 2 मई को सभी 294 सीटों के लिए मतगणना कराई जाएगी। तो 5वें चरण का चुनाव कितना अहम है, क्या क्या मुद्दे हैं जिन पर वोट डाले जाएंगे, इन सब पर चर्चा के लिए हमारे साथ 2 खास मेहमान जुड़ रहे हैं। हमारे साथ हैं 2 वरिष्ठ पत्रकार, प्रदीप सिंह जी और आर राजगोपालन जी। आप दोनों मेहमानों का स्वागत है हमारे इस खास कार्यक्रम में। प्रदीप जी, शुरुआत आपसे करती हूं। अगर सीटों की संख्या के लिहाज से देखें तो 5वां चरण बेहद अहम है। 45 सीटों पर वोट डाले जाने हैं इस चरण में, लेकिन पार्टियों के लिए ये फेज कितना महत्वपूर्ण रहेगा? खास करके अगर रूलिंग पार्टी की बात करें तो क्या कुछ साख पर है इस पार्टी के लिए 5वें चरण में? देखिए, ये बात आपने ठीक कही कि इस चरण में अभी तक जो 4 चरण के मतदान हुए हैं उनमें सबसे ज्यादा सीटें हैं, 45 सीटें। लेकिन 45 सीटों से भी ज्यादा महत्वपूर्ण बात इस चरण की ये है कि इनमें से 21 सीटें सुरक्षित हैं। तो आपने देखा होगा पिछले कुछ दिनों से प्रधानमंत्री, गृह मंत्री और बीजेपी के अध्यक्ष जेपी नड्डा और ममता बनर्जी भी जिस तरह का प्रचार कर रही हैं, वो केंद्रित है इस मुद्दे पर। प्रधानमंत्री ने अपनी सभाओं में एक मुद्दा उठाया कि तृणमूल कांग्रेस की एक नेता जिनका नाम सुजाता मंडल है, उन्होंने कहा अनुसूचित जाति के लोगों के बारे में कि ये स्वभाव से ही भिखारी होते हैं। प्रधानमंत्री हर सभा में पूछ रहे हैं, क्या ममता बनर्जी इससे सहमत है? क्या उन्होंने इसकी निंदा की है? क्या उनका भी ऐसा मानना है? देखिए, दलित वोट, अनुसूचित जाति के वोट, नाम शूद्र जो दलित हैं और उसी में मतुआ संप्रदाय आता है जिसकी बड़ी संख्या है, ये डिसाइडिंग फैक्टर इस चुनाव के होने वाले हैं। पश्चिम बंगाल में दलित उभार का दूसरा दौर चल रहा है। अगर आपको याद हो तो 2011 में ममता बनर्जी की जीत में बहुत बड़ी भूमिका निभाई थी इस संप्रदाय ने। उनको मतुआ संप्रदाय की जो आध्यात्मिक गुरु हैं
उनका आशीर्वाद मिला था। लेकिन 2011 का चुनाव जीतने के बाद उन्होंने ज्यादा कुछ किया नहीं। उनके बेटे को जरूर मंत्री बनाया, विधायक बने थे, लेकिन उसके बाद जो है 2016 में जब उनको प्रचंड बहुमत मिला तो उन्होंने भुला दिया। बीजेपी ने इस जो है समुदाय को पकड़ के रखा। उनके जो हित की बात है, उनके लिए जैसे मतुआ जो संप्रदाय है, उनके लिए सबसे बड़ा मुद्दा जो है वो नागरिकता का है। ये दरअसल ये लोग रहने वाले मूल रूप से पूर्वी बंगाल के हैं, जो अब बांग्लादेश है। तो पार्टीशन के समय आया एक बड़ा हिस्सा, उसके बाद बड़ी आबादी आई 1971 के युद्ध के समय, बांग्लादेश के युद्ध के समय। उनकी नागरिकता का सवाल अभी तक लटका हुआ है। सीए बनने के बाद उन लोगों को उम्मीद बनी है, इसलिए बीजेपी से उम्मीद ज्यादा है। ममता बनर्जी सीए का विरोध कर रही है। उन्होंने इस बात की ओर ध्यान नहीं दिया कि सीए का विरोध वो मुसलमानों को खुश करने के लिए सीए का विरोध कर रही है, लेकिन ये मतुआ संप्रदाय और ये जो नागरिकता विहीन जो लोग हैं, उनके ऊपर ये अत्याचार जैसा होगा। तो ये मुद्दा इस दौर में मुझे लगता है 5वें चरण में सबसे बड़ा मुद्दा होने वाला, और यही डिसाइडिंग फैक्टर होने वाला है। आप 2014 और 2019 के लोकसभा चुनाव की अगर तुलना करें तो बीजेपी को लगभग 40-45% 14 की तुलना में ज्यादा अनुसूचित जातियों के वोट मिले। तो वो अगर ट्रेंड कंटिन्यू करता है तो बीजेपी के लिए 2 मई को अच्छी खबर सुनने को मिल सकती है। Mr. Rajgopalan, very interestingly, the 45 assembly constituencies that will vote in the 5th phase are the ones where the BJP had more votes in the 2019 Lok Sabha election compared to the Trinamool Congress. The BJP, and as Mr. Pradeep Singh rightly pointed out, got nearly 45% votes here compared to the TMC is just about 41.5%. Although in terms of seats, if we look, the TMC led on 23 while the BJP was there on 22. So in that aspect, how crucial is this phase going to be in deciding who rules Bengal for the next 5 years? Pradeep Singh has explained it very well, in a very systematic way. And also during your package, Tina, you have also presented. These are all certain statistic figures you have given. I want to leave aside that for the interest of your viewers. I want to bring in the politics of these 45 seats which are going for polls, which is more interesting. Yeah. As Pradeep explained, the crucial vote of Matua community, that is the main reason why the opposition is not at all, taking Mr. Narendra Modi's visit to Matua temple in Bangladesh and making it as a political, struggle for them. Because the one master stroke of Mr. Narendra Modi, by going there, he has taken the entire Matua community votes because the temple is most important in Bangladesh for Hindus. And second thing, as Pradeep explained, the CAA is going to help the Matua community very well. And that is the reason in 2019, when the elections were held, BJP had a landslide victory in these areas. Therefore, translating that into the assembly segments, my calculation says that BJP is going to sweep this election out of 45. I am very confident, as Mr. Narendra Modi and the Prime Minister and Mr. Amit Shah, the Home Minister, have been painting a picture. They are going to cross 100 seats in the past 4 phases. I would very clearly say 35 to 37 seats, I am confident. I have pulse of West Bengal, the voters, and also I have been there in West Bengal during 2019 in the very same areas. Therefore, my summary is BJP is having a master stroke of victory, and therefore Mr. Narendra Modi's repeated visits to West Bengal also picked up the campaign. Second thing, the most crucial aspect is when Madam Mamta Banerjee was in the opposition and the CPM was ruling, same Mamta Banerjee was asking CRPF, CISF, etc. for that, to handle the communal clashes as well as the law and order situation of West Bengal. Now the central forces are there with the heavy deployment. Now why she is worried? Why she is instigating the CRPF,
why she is instigating them to say, Gero karo, isko karo, a lot of instigation. Why? Because Trinamool Congress is getting weakened by day. After 2019, she got rattled, and these 8 phases, even last election it was 7 phases. This time they extended to 8 phases. And second thing, most important, Tina, I want you and also the reader and the viewers of this Rajya Sabha television to go through the 5 pages of Election Commission notice to Mamata Banerjee, which is all self-explanatory. The Sital Kuchi incident, which is very, very, very dangerous for democratic type of thing. A voter is democratic rights, he has to go and cast votes. But the villagers are preventing them from voting. When the CRPF and CSF, BSF, they are wanting to separate them, there is a clash. And Mamata Banerjee is making it as a political clash. Therefore, it has been taken a communal angle. Therefore, summarizing it, my understanding is this time, out of the 200 BJP workers who have been killed during the past 4 or 5 years, most of them are from this Mathua region. Mm-hmm. Therefore, it's going to have a backlash. Very well, I could summarize 35 seats easily BJP will win in this 5th phase. Therefore, the election is getting crucial day by day. As Pradeep summarized, May 2nd, we will celebrate the victory of BJP because I see the trend of BJP is rising every phase by phase. Now the 5 phases, I can very easily bet that BJP is getting a comfortable majority out of these 5 phases. Okay, so what you suggested that Bengal is ready for that Parivartan that the BJP has been pitching for. So what the results will be, we'll have to wait until the 2nd of May. प्रदीप जी आपके पास आती हूँ, चुनावी हिंसा की बात करें जो मिस्टर राजगोपालन ने भी ये मुद्दा उठाया. बंगाल में चुनावी हिंसा कोई नई बात नहीं है, लेकिन इस बार अगर देखें तो मामला काफी गंभीर है. सीतलकुची में हमने देखा कई लोगों की जान गई. इन सब का 17 तारीख को जब वोट पड़ेगा, और क्योंकि मिस्टर राजगोपालन ने यह भी कहा कि कई तरह के इस तरह के जो वारदात है वो मटवा कम्युनिटी वाले इलाके में ज्यादा रिपोर्ट किए गए हैं, तो इन सब का कितना असर पड़ेगा 17 तारीख को जब वोटर्स जाएंगे अपना वोट डालने? देखिए, पश्चिम बंगाल का चुनाव जो है या पश्चिम बंगाल की राजनीति में बदलाव 2018 से शुरू हो गया था, जब पंचायत चुनाव में रिगिंग की ममता बनर्जी ने लार्ज स्केल पर, उन्होंने 1/3 उम्मीदवारों को नॉमिनेशन ही फाइल नहीं करने दिया. जो भी विरोध में उठा उसको ताकत से दबाया गया, हिंसा से दबाया गया. उसका नतीजा ये हुआ कि 2019 में बीजेपी को 42 में से 18 लोकसभा सीटें मिली. और उसके बाद से जिस तरह से जमीन पर बीजेपी ने काम किया है, तो सबसे बड़ा बदलाव, मतलब चुनाव के बाद नतीजे आने के बाद जो राजनीतिक बदलाव होगा वो तो अलग बात है, लेकिन सबसे बड़ा बदलाव जो है इस समय जो नजर आ रहा है वो ये कि तृणमूल कांग्रेस के गुंडों का डर लोगों के मन से निकल गया है. ये जो आप क्लैशेस देख रहे हैं ज्यादा, वो इसलिए कि अब दूसरे लोग रेजिस्ट कर रहे हैं, अब वो दबने को तैयार नहीं है. सीतलकुची में जो हुआ उससे ज्यादा शर्मनाक घटना और क्या हो सकती है डेमोक्रेसी में, कि 300-400 लोगों का मॉब आए और वो सिक्योरिटी फोर्सेस पर हमला करे. राजनीतिक दलों के कार्यकर्ताओं में आपस में झगड़ा हो, लड़ाई हो, मारपीट हो, ये बात समझ में आती है जिस तरह की राजनीति है बंगाल की. लेकिन सिक्योरिटी फोर्सेस पर इस तरह का हमला मुझे नहीं लगता कि इससे पहले कभी हुआ होगा और इस पैमाने पर हुआ होगा. उससे ज्यादा चिंता की बात यह है कि मुख्यमंत्री ने उस घटना की निंदा नहीं की. उस घटना में सिक्योरिटी फोर्सेस में अपने बचाव में, अपनी रक्षा में जो फायरिंग उनको करनी पड़ी, उसमें जो 5 लोग मारे गए, उनके घर वो गई. लेकिन उन्होंने सिक्योरिटी फोर्सेस के जो लोग घायल हुए हैं या जो ये घटना हुई उसके बारे में कुछ नहीं कहा, क्योंकि उनके एक नेता पहले ही कह चुके थे कि जब मतदान केंद्र पर जाओ तो लाठी लेकर जाना. तो लाठी लेकर किस लिए जाएंगे? मतदान केंद्र पर तो आपको सिर्फ जो है आइडेंटिटी कार्ड की जरूरत है, वो दिखाइए, वोट दीजिए, चले आइए. जिसको मर्जी हो उसको वोट दीजिए, सत्तारूढ़ दल के पक्ष में दीजिए, उसके विरोध में दीजिए, जो भी मर्जी हो आपकी. तो ये जो है परसेप्शन की लड़ाई ममता बनर्जी लगातार हार रही है. वो चाहे दलितों का मुद्दा हो,
राजनीतिक हिंसा का मुद्दा हो, इसके अलावा चाहे सांप्रदायिकता का मुद्दा हो, जिस तरह से उन्होंने अपनी चुनाव सभा में मुसलमानों से अपील की कि वो एक होकर जो है वोट दें, अपना वोट बंटने ना दें, उस पर चुनाव आयोग ने उनको नोटिस भेजा, उनकी निंदा की, उनके ऊपर 24 घंटे का प्रतिबंध लगाया, लेकिन उन पर कोई इन बातों का कोई असर पड़ता हुआ दिखाई नहीं दे रहा। तो इससे एक बात समझ में आती है कि वो बहुत डेस्परेट हैं। ममता बनर्जी को ये उम्मीद नहीं थी। अगर आपको याद हो 2019 के लोकसभा चुनाव के बाद की उनकी जो राजनीतिक रैलियां हुई, उनमें जिन इलाकों में बीजेपी जीती है वहां जब वो जाती थी तो लोगों से पूछती थी कि क्यों हरा दिया हमको, बीजेपी ने तुमको ऐसा क्या दे दिया, मैं तुम्हारे लिए इतने साल से काम कर रही हूं। तो ये जो हताशा है उनकी, वो जैसे जैसे चुनाव आगे बढ़ रहा है, देखिए वो जमीन की नेता है, उनको मालूम है जमीन पर क्या हो रहा है, उनको बदलाव नजर आ रहा है, उनको परिवर्तन दिखाई दे रहा है। उसको रोकने के लिए वो और ज्यादा से ज्यादा जो है आक्रामक होती जा रही है, और उसका नतीजा ये हो रहा है कि उनकी ये स्ट्रेटजी बूमरैंग कर रही है, उन्हीं के खिलाफ पड़ रही है। चुनाव आयोग का इस तरह से उनके खिलाफ जो है ये कार्रवाई करना, उसके अलावा जिस तरह से लोग खुलकर बोलने लगे हैं, उससे एक बात साफ है कि ममता बनर्जी को अपनी हार दिखाई दे रही है। अब वो अगले 4 चरणों में रोक पाएंगी नहीं रोक पाएंगी, ये आगे बात करेंगे, लेकिन निश्चित रूप से अभी तक जो स्थिति है उसमें ममता बनर्जी तीसरी बार आती हुई नहीं दिखाई दे रही। ठीक है Mr. Gopalan, so obviously the political temperatures are soaring with each passing phase in Bengal, as both of you have also pointed out. It's natural for the workers who are working on the ground because it's a tough battle that is being witnessed in Bengal. But how much of it can be attributed to the leaders because of some unwarranted comments that they have been making, despite the Election Commission's warnings, despite the Election Commission also imposing ban on several leaders, such unwarranted and irresponsible comments coming in from Bengal every day? It's a very sad commentary, as you said, Tina. The BJP leaders have been, after every third day, a BJP leader is there. For the first time, today Mr. Rahul Gandhi has gone there. Pradeep Singh has not mentioned that. He was dealing more on Trinamool and BJP. I also did in the first segment. I want to convey one to the viewers that Rahul Gandhi never visited that area for the last, 4 phases. Suddenly he came and rushed and he is talking something irrelevant. He was concentrating on the south, Kerala, Tamil Nadu, like that. My point is, opposition, there is no opposition in Bengal except BJP. Trinamool is totally getting wiped out of the scene. And second thing, there is no Congress. Congress is having an alliance with ISF and CPM. Can you believe Congress double standard? Why Rahul Gandhi did not go to West Bengal? Because Kerala will get affected. Therefore, he is an MP from Kerala. Therefore, he was playing double role. With this summary, I would very comfortably say the fight is real between the BJP and Trinamool. And today, most of the Dalit seats are going for polls. Except BJP, no other national party has done extremely well on Dalit. Today being Ambedkar's birthday, we have to pay tribute to Ambedkar and also end that saying BJP is having a full Dalit backup and Matua community is going to solidly behind BJP. BJP is in a winning spree. प्रदीप जी, आपके पास आती हूँ क्योंकि मिस्टर राजगोपालन कह रहे हैं कि कांग्रेस का देखें एक तरह से तो बहुत ज़्यादा रोल इस बार नहीं है, लेकिन उनकी जो अलायंस है, जो संयुक्त मोर्चा के बैनर के अंडर वो अभी चुनाव लड़ रहे हैं, उसकी क्या भूमिका हो सकती है 5वें चरण में? जाहिर सी बात है डायरेक्ट कॉन्टेस्ट बीजेपी और तृणमूल कांग्रेस के बीच है, लेकिन वोट्स कट करने के लिहाज से अगर देखें, क्योंकि संयुक्त मोर्चा ने इस बार एक नई स्ट्रैटेजी के तहत कई ऐसे उम्मीदवारों को खड़ा किया है जो यूथ को अट्रैक्ट कर सकते हैं अपनी तरफ, तो वोट्स कट करने में इस तीसरे फ्रंट की क्या भूमिका देखते हैं आप? नहीं, देखिए, इस तीसरे फ्रंट की भूमिका, खासतौर से कांग्रेस और लेफ्ट की भूमिका, वो तो मतदाताओं ने 2019 के लोकसभा चुनाव में तय कर दी।
लोकसभा चुनाव में कांग्रेस और सीपीएम दोनों का वोट ट्रांसफर हुआ बीजेपी को, लेकिन उस समय तक लोगों में पूरा भरोसा नहीं था कि बीजेपी तृणमूल कांग्रेस का इतना मुकाबला कर सकती है कि उसे हरा सकती है, इसलिए 18 सीटें ही आई। अब लोगों को यकीन हो गया है कि बीजेपी जो है हराने की स्थिति में है तृणमूल कांग्रेस को, इसलिए सीन बदल गया है। तो तृणमूल सीपीएम और कांग्रेस ये दोनों इस चुनाव में इररिलेवेंट हो गए हैं। इन्होंने जो आप जिन उम्मीदवारों की बात कर रही हैं, सीपीएम ने युवा लोगों को काफी वोट टिकट दिया है, ये बात सही है, लेकिन मतदाताओं का एक बड़ा वर्ग होता है जो जीतने वाले के साथ जाता है, जो हवा के साथ बहना चाहता है, और उसको दिखाई दे रहा है कि बीजेपी बढ़ती हुई ताकत है, उसके साथ जाने में भलाई है। क्योंकि अगर ममता बनर्जी जीत गई तो इन्हीं लोगों की पिटाई टीएमसी के गुंडे करेंगे, और उनसे बचाएगा कौन? बचाएगी बीजेपी। इसलिए बीजेपी के साथ जाने वालों की, खासतौर से युवाओं की बात करें तो वो ज्यादा है। और इस पांचवें चरण में एक बात का और ध्यान रखना चाहिए हमको कि इसमें मदन मित्रा भी उम्मीदवार हैं। मदन मित्रा मंत्री है तृणमूल कांग्रेस के और ममता बनर्जी के करीबी हैं, और शारदा स्कैम में ये जेल भी जा चुके हैं, गिरफ्तारी भी हो चुकी है। तो ऐसे में जो शारदा स्कैम का मामला है, उसके जरिए भ्रष्टाचार का मुद्दा, कट मनी, सिंडिकेट, इसका भी मुद्दा उठेगा। ये भी मुद्दा इस चरण में जो है प्रभावी होगा। हालांकि पूरे प्रदेश में इस मुद्दे का असर है, लेकिन मदन मित्रा के होने के कारण से जो है ये इस पर एम्फेसिस थोड़ा और ज्यादा होगा पहले की तुलना में। जी ठीक है। मिस्टर राजगोपालन, आई होप यू आर ओके। Yeah, fine. And second thing, so let me take one concluding remark from you, speaking all about the Gorkha-dominated areas, which is of course set for another interesting battle this time. So, with Bimal Gurung openly supporting the TMC, who do you see having leverage in the hilly region of Darjeeling, Kalimpong areas, the TMC or the split in the Gorkha Janmukti Morcha benefiting the BJP? The split benefiting the BJP, you questioned and you had also said the answer. Apart from that, the interesting aspect, Tina madam, is that Prime Minister is very, very jovially calling in every rally. प्रदीप साहब भी मुझे एक्सेप्ट करेगा, आपको भी एक्सेप्ट करना पड़ेगा, क्योंकि दीदी, ओ दीदी, like that he is having that rhythm, and that created a rattle in the minds of Trinamool Congress, because the Prime Minister is a master stroke personality. He reads the pulse of the voters. He converses with them with 1 lakh and 2 lakh voters in one-to-one phases. When he explained that, whenever he called, oh Didi, the people, the voters, the crowd, they get enthused. So कभी-कभी ऐसे मौका भी कभी चुनाव रैली में मैंने कभी नहीं देखा। ये फर्स्ट बार वेस्ट बंगाल में देख रहा हूँ। कोरोना को वास्ते सीधा नहीं जा पाएंगे, लेकिन मेरा 45 साल उम्र जो सर्विस में, तो प्रदीप को तो मैं रोज पार्लियामेंट में देखते थे, राज्यसभा देखते थे, लोकसभा में देखते थे। हम दोनों कम से कम 30 साल 40 साल का दोस्ती है। हम दोनों इकट्ठा करोगे 100 साल की एक्सपीरियंस में मैं कह सकता हूँ बीजेपी अच्छी तरह से राज्य सरकार बनाने के मूड पर जा रहे हैं। जो मई 2 तारीख आप जरूर ये सुन लीजिएगा, oh the concept of Mr. Narendra Modi, that is going to be the turning point in Indian politics. That is going to set the trend for 2024. I hope Pradeep will accept and Tina will also accept my theory. I think both our panelists, both of you have already suggested in the course of the program that the Trinamool Congress has a tougher fight at hand as far as the 5th phase of election is concerned. Voting will take place on the 17th of April and 45 seats will go to polls in this particular phase. So with that, I'll have to call it a wrap on this special election edition of our bulletin on Sansad TV. Thank you once again to both our guests for joining me on the program and sharing your perspective with us and our viewers. Pleasure having you on the show. So that's it from us on this bulletin. Thank you very much for your time.
watch COVID-19.